डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है ये IIT JEE मेंस 2012 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो एक बार आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है नो करंट फ्लोज थ्रू PQ। दूसरा है I1 = 3 एम्पियर। तीसरा पोटेंशियल एट द पॉइंट S इज़ लेस देन डेट एट द पॉइंट Q और I2 = 2 एम्पियर। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर सेकंड में, मतलब सेकंड जो सेक्शन होता है उसमें पूछा गया था और इसमें मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यहाँ पर में भी पॉसिबल है कि 2 या 3 या चारों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसमें से करंट I1 निकला है और उसकी वैल्यू हमको बाद में फाइंड भी करना है। 3 एम्पियर है या नहीं है वो हम बाद में फाइंड करेंगे। ये करंट पॉइंट इस जगह पर आता है और यहाँ से आकर ये डिवाइड होगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा। ओके, फिर उसके आगे आप देखो कि वो जो करंट है वो यहाँ से डिवाइड होकर ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, फिर यहाँ उसका डिवीज़न होगा। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो तो मान लो कि आपने इस पॉइंट S को उठाकर यहाँ रख दिए और T को उठाकर यहाँ रख दिए, तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल यहाँ आके चिपक जाएगा। ओके, और ये कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा, यानी ये पॉइंट इधर और ये वाला पॉइंट यहाँ ऐसा आ जाएगा ट्रायंगल बन के, और फिर ये बन जाएगा व्हेटस्टोन ब्रिज। मतलब ये व्हेटस्टोन ब्रिज ही है, सिर्फ ये थोड़ा सा उसको ऐसा लंबा कर दिया गया, एक्सटेंडेड व्हेटस्टोन ब्रिज आप इसको बोल सकते हो। ओके, ये पॉइंट P और पॉइंट S अगर एक जगह पर है तो ये हमारा यूजुअल व्हेटस्टोन ब्रिज है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें जाहिर सी बात है रूल्स वही लगेंगे जो ऑलरेडी व्हेटस्टोन के लगते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हेटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंसिंग कंडीशन में है या नहीं है। तो उसका एक आसान आइडिया होगा कि आप ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस और नीचे वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो लेना शुरू कर दो। जैसे आप देखो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये है 2 ओहम, इसका रेशो ले लेंगे तो 4। ये वाला रेजिस्टेंस है 2 ओहम, इसका रेशो ले लेंगे तो 4। ये रेजिस्टेंस 2 और ये नीचे 4, तो 2/4। आप लोग देख रहे हो कि ये एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, मतलब ये जो रेशो है बिल्कुल इक्वल आया, यानी ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस और नीचे वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो जो है वो सेम आया है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हेटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस्ड व्हेटस्टोन ब्रिज अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट P का पोटेंशियल और पॉइंट Q का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होना है। तो मैं यहाँ पर इतना ये जो पार्ट है बीच का, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अब आप देखो, अगर मैंने इस पार्ट को हटा दिया, ओके, तो वही वाली कहानी यहाँ भी होगी, क्योंकि ये भी तो व्हेटस्टोन ब्रिज का वही वाला बैलेंस्ड पार्ट है। इसका मतलब ये भी यहाँ से हट जाएगा। और अब अगर ये दोनों पॉइंट्स अगर ये हट जाते हैं तो अब आप देखो कि ये दो जो पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं इनके बीच में ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। ये 2 ओहम, ये 2 ओहम और ये भी 2 ओहम। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 1, 2, 3। ये 4 ओहम, ये भी 4 ओहम, ये भी 4 ओहम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाले जो 3 है ये सीरीज़ में और ये नीचे वाले जो 3 है ये भी सीरीज़ में है। ऊपर वाले 3 सीरीज़ में है, 2, 2, 2, तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। मतलब ये मामला कुछ ऐसा बन जाएगा, पॉइंट A, पॉइंट B, 2, 2, 2, मतलब ये हो जाएगा 6 ओहम। और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ 4, 4, 4, ये हो जाएगा 12 ओहम। और इस तरह से ये कनेक्टेड है। तो अब आप लोग देखो 6 ओहम एंड 12 ओहम,
दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ये लोग पैरेलल में हैं, और अगर ये लोग पैरेलल में हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/RP इज इक्वल टू, पैरेलल का फॉर्मूला अगर लगाते हैं ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12। तो क्रॉस कर लेते हैं, ये आ जाएगा नीचे 6 × 12 और ऊपर आ जाएगा 12 + 6। इसका मतलब ये कितना हो जाता है 18/6 × 12। तो ये 1/RP की वैल्यू आ गई। ओके, अब इस पर से आप उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा, 6 1 और 6 3 18, 3 1 3 4 मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब RP इज इक्वल टू 4 ओहम, यानी इस ओवरऑल पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हमको मिल गया है 4 ओहम। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पर मिल गई। इसमें एक चीज़ जो आप देख रहे हो ये है कि क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब ये वाली ब्रांच में और ये वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल वाले होंगे। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है, नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच PQ, या फिर नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच ST, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन अपने को देखना है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल दिए, और इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया इतना। अब आप देखो ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इस बैटरी के साथ में, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये आ जाएगा V इज इक्वल टू I × R। यहाँ पर I का मतलब I1 है, मतलब ये वाला I1 करंट जो अंदर जा रहा है इसमें। V का मतलब है 12 वोल्ट इज इक्वल टू I1 × R का मतलब RP है, मतलब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस वो है 4। ये 4 को इधर शिफ्ट कर लो तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 12/4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो ये जो I1 है वो 3 एम्पियर है, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, तो आप लोग देखो यहाँ पर मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हो गए। पहला ऑप्शन भी सही है, बैलेंस्ड कंडीशन है इसलिए, और दूसरा हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि पूरा जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल वो 4 ओहम है और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो करंट पास होगा वो 3 एम्पियर है। तो ये बात भी सही है। अब हमको देखना है पॉइंट C, कि पॉइंट C जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसका कहना है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट S, मतलब यहाँ इज लेस देन डेट एट Q, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से कम है। चलो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, I1 करंट जब यहाँ पर आया तो फिर यहाँ से आने के बाद ये इधर फ्लो हुआ, कुछ पार्ट इधर जाएगा, इधर जाने वाले करंट को हम लोगों ने I2 बोलना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को I2, और इधर जाने वाला जो करंट होगा वो होगा I1 - I2। अब आप एक चीज़ देखो कि ये I2 करंट फ्लो होकर इधर जा रहा है ऐसे, और ये मैंने आपको पहले भी मतलब ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लो एक वायर है, इसमें पॉइंट A है और इसमें पॉइंट B है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ही ये होता है कि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। अगर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। ओके, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि पॉइंट P से करंट पॉइंट S की तरफ गया, इसका मतलब पॉइंट P जो है ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। ओके, तो इन दो लोगों का कंपैरिजन तो हमको इजीली मिल गया, लेकिन कंपेयर करना है इसको इसके साथ में, तो ये भी एकदम आसान है। आप देखो इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करो कि हमने पहले ही बात कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस सेम है, और इसीलिए तो हमने इनको बैलेंस्ड बोला था। तो अगर ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, और करंट फ्लो कब नहीं होता है, जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। इसका मतलब अगर ये हाई पोटेंशियल पर है तो डेफिनेटली ये भी सेम मतलब हाई पोटेंशियल पर होगा। तो अगर ये हाई पोटेंशियल पर है, ये भी उसी पोटेंशियल पर है, और ये लो पर है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एट S इज लेस देन, यहाँ पर लेस बोला है, मतलब ये पोटेंशियल कम है और इसके मुकाबले में, तो बात बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये था ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन की, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है।
ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि I1 करंट है कौन सा। तो I1 करंट पॉइंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे, मतलब आप इसको यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट में बना देता हूँ। पॉइंट ए और ये मान लो कि पॉइंट बी है, और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है ऐसे, प्लस माइनस ये 12 वोल्ट। ओके, और पॉइंट ए से बी की तरफ I2 करंट जो जा रहा है, तो एक्चुअली वो ऐसे जा रहा है, ये इन तीन में से 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम, और ये लोग सीरीज में हैं। सीरीज में है मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो जाएगा 2 + 2 + 2 यानी 6। इसका मतलब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6 ओहम है, और इसमें से पास होने वाला करंट जो है वो I2 है। ठीक है, मैंने ये नीचे वाली ब्रांच यहाँ पे नहीं बनाया। तो अब आप इस पर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि I2 की वैल्यू क्या होगी। पॉइंट ए और बी के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, और करंट पास हो रहा है I2, और इसका रेजिस्टेंस है 12। फिर से ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ओम्स लॉ के हिसाब से आ जाएगा V = I × R। यहाँ पर I का मतलब I2 है। ओके, ये आ जाएगा 12 = I2 × रेजिस्टेंस जो है ए से लेकर बी तक, ये वाली ब्रांच में इसका 6 ओहम उसका रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये आ जाएगा I2 = 12/6। इसका मतलब I2 = 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आना चाहिए, मतलब ये बात भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम जो दी गई है, ये जो सर्किट जो दिया हुआ था, तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो बस यही एक ख़ास बात होती है IIT का जो मेंस का जो पेपर होता है, मतलब सेक्शन 2 जो होता है, जिसके अंदर मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, उसमें हर ऑप्शंस को आपको टेस्ट करना होता है। सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, और ये 2012 में ऐसा हुआ था, जो ऑलरेडी व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क पर डिपेंड था। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए इस सर्किट में आपको एक इनफाइनाइट सीरीज़ दी गई है। ओके, अलग अलग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन की एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, और वो सीरीज़ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर 1 ओहम, साथ में 2 ओहम, फिर उसके बाद 1 ओहम 2 ओहम, फिर 1 ओहम 2 ओहम, और इस तरह से कंटिन्यू एक के बाद एक ऐसे इनफाइनाइट है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, और 4 ऑप्शन है: इनफाइनाइट, 0, 2 ओहम, 1.5 ओहम। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब हम किसी इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज़ में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें यूनिट क्या है, मतलब उसका एक यूनिट पार्ट। और ये एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो यूनिट पार्ट होता है, उसी को बार बार रिपीट करने से वो सीरीज़ तैयार होती है। तो जैसे मैं आपको ये सीरीज़ बना के बताता हूँ, आप लोग और से देखिए। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1 ओहम, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओहम, और ये पॉइंट बी है। तो ये उसका एक यूनिट हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर यही वाली यूनिट ऐड कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पर ये 1 ओहम और ये 2 ओहम इसको इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये अगली चीज़ बन गई। फिर मैं इसी के अंदर ये यूनिट और जोड़ दूंगा, तो ऐसा करते करते ये पूरी सीरीज़ बन जाएगी। ओके, तो अब मान लो कि इन दोनों के बीच में, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सपोज करो कि वो x है। ओके, इसको कैलकुलेट कैसा करना है उसको आप एक बार अच्छे से समझ लो, एकदम इजी मेथड है उसका। तो मान लो कि ए और बी के बीच का जो फाइनल, जो आखिरी जो आंसर आएगा, यानी फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो x है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर ये इतनी बड़ी उसकी यूनिट है, तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि यहाँ से इस यूनिट को तोड़ दिए। ओके, तो अगर आप इस यूनिट को यहाँ से अगर आप तोड़ देते हैं, तो अब आप देखो कि ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट फिर से यहाँ से इधर ये इनफाइनाइट बनेगा। मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये बची हुई जो सीरीज़ है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है, उसमें से एक टर्म निकाल भी दिए, तो बची हुई भी जो टर्म्स है वो भी इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच का अगर आप रेजिस्टेंस लोगे, यानी ये बचे हुए टुकड़े का, हमने एक यूनिट को अलग कर दिए और ये बचे हुए पार्ट को लिए, तो ये बचा हुआ पूरा जो पार्ट है इसका जो रेजिस्टेंस होगा तो वो x होगा, जैसे हमने यहाँ लिए थे पहले।
ओके, ओवरऑल पूरी सीरीज का रेजिस्टेंस x है, तो फिर ये इसके जो एक यूनिट पार्ट को निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसका भी तो रेजिस्टेंस x ही आएगा। मतलब ये पूरा जो पार्ट है इधर का, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है। ओके, और वो x रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ जुड़ा हुआ है इस जगह पर। तो अगर ये कंसेप्ट है तो फिर मैं इक्विवेलेंट सर्किट इसका कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ये पॉइंट A, ये रेजिस्टेंस 1 ओहम, ये रेजिस्टेंस 2 ओहम, ओके, यहाँ पर ये पॉइंट B, और ये बचा हुआ पूरा रेजिस्टेंस जो है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है, तो मैं उसको यहाँ एज ए रेजिस्टेंस इस तरीके से मैं जोड़ दूंगा और इसकी वैल्यू x होगी। लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट A और पॉइंट B जो है, तो इनके बीच का रेजिस्टेंस भी x होगा। ओके, जैसा हमने शुरू में सपोज किए थे कि ये रेजिस्टेंस x है, तो वही हिसाब से वो बचे हुए पार्ट का भी रेजिस्टेंस x लेना पड़ेगा और वो x को आप यहाँ जोड़ोगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट अब समझ में आ गया होगा। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल इजी प्रॉब्लम बन गया है। अब आप देखो, ये दो लोग आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो पैरेलल के फॉर्मूले से आएगा। तो चलो पहले इन दोनों का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। मान लो कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन RP है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 मतलब 2 प्लस 1/R2 मतलब x। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, नीचे दो लोगों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू एक्स, ऊपर क्रॉस करेंगे तो x इंटू 1 इज x प्लस 1 इंटू 2 इज 2, तो ये कितना आ गया 1/RP। और अब इसको उल्टा कर दो, ये आ जाएगा RP इज इक्वल टू 2 टाइम्स x/x प्लस 2। तो आप लोग देखो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया है इन दो लोगों का। ओके, अब अगर इन दो लोगों का रेजिस्टेंस इतना है तो इसका मतलब ये होगा कि इन दो को आप हटाकर इनकी जगह पर एक रेजिस्टेंस ले सकते हो जिसकी वैल्यू ये वाली हो। तो अब हम यहाँ पर वैसे ही करेंगे, ये दो रेजिस्टेंस हट जाएंगे। ओके, और ये दो हटने के बाद इन दोनों की जगह पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि होगा RP, और जाहिर है वो RP की वैल्यू कितनी है 2x/x प्लस 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतनी कहानी ये पूरी समझ में आ गई होगी। अब आप देखो फाइनल आंसर की तरफ कैसे जाएंगे। अब पॉइंट A और B को अगर सीधा करके देख लिए तो 1 ओहम और RP ये दो लोग सीरीज में आ गए। इसका मतलब A और B के बीच का जो फाइनल आंसर होगा वो सीरीज रेजिस्टेंस वाला होगा, और सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ तो दो ही लोग हैं, एक है 1 ओहम और एक है RP। इसका मतलब RS मतलब ये, और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस हमने x लिया था, पहले सपोज किए थे। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू R1 यानी 1 प्लस R2 मतलब ये नंबर 2x/x प्लस 2। ओके, देखो यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना बराबर आप लोग नोट करते जाओ। और अब आगे आप लोग देखो, ये वाली पूरी टर्म जो है, इस पूरी टर्म को इधर लेकर आओ, तो ये इधर प्लस में है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x इस साइड में, यहाँ पर पहले से है x, ये टर्म इधर आकर माइनस होगी, तो -2x/x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इसको आप x/1 समझो। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो अगर इसको x प्लस 2 इंटू 1 यानी x प्लस 2 और क्रॉस करेंगे तो ये नंबर इधर जाएगा, मतलब x प्लस 2 और ये 1 इधर जाएगा, तो -2x इंटू 1 यानी 1, 2x इंटू 1 यानी 2x इज इक्वल टू 1। ओके, देखो समझ में आया आप लोगों को। क्रॉस किया अपन लोगों ने, ये वाली नंबर को इधर लाए, माइनस किए, x के अपॉन में 1 इमेजिन करके इसको LCM वाले मेथड से कर डाले। ओके, अब बस ये इक्वेशन को सॉल्व करने का है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या होगा इसमें। ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2x, और ये x प्लस 2 अपॉन में इसको उधर अगर शिफ्ट कर दिए तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2। अब इनको सॉल्व करना शुरू करो। देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 2x माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब ये प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। ये x प्लस 2 को इधर ला लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप लोग देख रहे हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ओके,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आमतौर पर वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट में होती है। तो अब आप यहाँ पर गौर से देखो, ये इक्वेशन हमको सॉल्व करके मिली और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। तो अगर आप इन दो लोगों को कंपेयर करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इनको अगर आप दोनों में मतलब कंपेयर करो तो देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं है मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1। बी इज इक्वल टू, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट -1 है तो बी -1 हो जाएगा। और सी जो है वो हो जाएगा -2, कांस्टेंट जो है वो -2। ठीक है, देखो आप लोग ए बी सी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अब हमको अप्लाई करना है, उसके लिए हमने ए बी सी निकाल लिया। अब आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए, वो फार्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 टाइम्स ए। ओके, अब इसमें जो ए बी सी की वैल्यू, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये कई बार यूज होगा। ओके, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, हाँ, माइनस बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है -2 और अपॉन में आएगा 2 × 1 यानी 1। ओके, चलो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो और अब आगे बढ़ाते इसको। देखो ये क्या हो सकता है, ये आएगा x इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी 1 प्लस माइनस, यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर यानी 1 और ये -4 × 1 यानी -4 और -4 × -2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 × 1 यानी 2। ठीक है, एकदम सीधे सीधे सिंपल से नंबर आ गए। चलो अब आप इसको और आगे बढ़ा दो, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 8 यानी 9 और अंडर रूट 9 यानी 3 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू आएगा 1 + 3/2 और 1 - 3/2। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। आप लोगों को याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके दो रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, अगर आपको याद हो पूरा तो प्लस वाली जो है ये अल्फ़ा है और बीटा माइनस वाली है। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 3 मतलब 4/2 मतलब 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2/2 मतलब -1। तो अब आप देखोगे x हम लोगों ने सपोज किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये x जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जो है वो इट कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, इसका मतलब ये वाला जो आंसर है तो ये हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये चीज़ बाकी बची। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये आएगा कि r इज इक्वल टू 2 ओहम। यानी इस तरह की अगर आप एक इनफाइनाइट सीरीज अगर बनाते हैं तो फाइनली उसका जो आंसर आएगा, जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो 2 ओहम होगा। मतलब ये जो 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए इनमें से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, अब आप देखिए जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें भी 4 अलग अलग लूप्स आपको दिए हैं। ये पहला लूप, दूसरा, तीसरा, चौथा। रेजिस्टेंस दिए गए हैं आपस में 2R कैपिटल, सेंटर में यहाँ पे स्मॉल r और स्मॉल r दिए हुए हैं और फिर ये कैपिटल R 2R और कैपिटल 2R। और आपको पूछा गया जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, मतलब P और Q के बीच में जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा। ओके, फाइनल जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो मालूम करना है। और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं A B C D, इनमें से कोई तो भी एक आंसर या मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। ओके, अब आप देखो कि ये प्रॉब्लम के अंदर हम इसमें फिर से थोड़ा सा इसको अगर आपने इमेजिन करना शुरू किए तो देखो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर का जो सेक्शन है इसको एक अलग तरीके से बनाकर बताता हूँ। ये जो पहले वाला ये जो लूप है तो हम इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है 2R
और एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक लाइन है ऐसी डाली हुई। फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस है 2R और एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। यहाँ पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है। आप लोग देखो ये बैलेंस्ड व्हेटस्टोन ब्रिज है। ओके, मतलब ये ऊपर का इतना जो पार्ट है तो ये 100% बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आप लोग और एक चीज़ देखो कि नीचे वाला पोर्शन देखो। नीचे वाले पोर्शन के अंदर भी ये वाली कहानी आपको नज़र आएगी। आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे ले सकते हो स्मॉल आर, ये वाला, और उसके नीचे कौन सा है, यहाँ पे ले सकते हैं 2R, दोनों के बीच में एक लाइन है। फिर ये दोनों का रेशो आप देखो तो यहाँ पर ये स्मॉल आर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये है 2R। जाहिर है स्मॉल आर अपॉन 2R, स्मॉल आर अपॉन 2R, रेशो आर सेम, इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है। तो इस मर्तबा आपको व्हेटस्टोन ब्रिज जो है 2 मर्तबा दिए गए हैं और दोनों मर्तबा बैलेंस्ड है। मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी व्हेटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड, और जो नीचे वाला पार्ट है ये भी व्हेटस्टोन ब्रिज है। ओके, तो अब अगर ये व्हेटस्टोन ब्रिज है और वो भी बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच वाली जो लाइन है, ये जो बीच वाला जो कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर आप इसको बीच में से गायब कर सकते हो। आप हमेशा के लिए ये हिंट को याद रखो कि जहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, यानी बीच वाला जो पार्ट होता है, तो उसको आप आराम से गायब कर सकते हैं। मतलब ये पार्ट को आप गायब कर दो। और अब आप देखो जैसे ही आप इसको गायब करेंगे तो अब आपका जो प्रॉब्लम है वो एकदम सिंपल बन जाएगा। कैसे सिंपल हो गया? अब ये पॉइंट पी में से 3 ब्रांचेस निकल के जा रही हैं। ऊपर वाली ब्रांच में 2R सीरीज में, सेंटर में ब्रांच R और R सीरीज में, और नीचे वाली ब्रांच 2R और 2R ये सीरीज में। मतलब ऊपर से 2R की सीरीज, बीच में से स्मॉल आर की सीरीज, नीचे वाली ब्रांच में 2R और 2R की सीरीज। तो अब अगर हम इसको अगर सॉल्व करना शुरू करें तो आप देखो क्या होगा। मान लो कि ये पॉइंट P है। ओके, मैं पहले ये बीच वाली ब्रांच बना लेता हूँ। ये पॉइंट Q, तो ये R और ये R, जाहिर है ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों भी सीरीज में, इसका मतलब 2R। तो हम यहाँ पर इन दोनों को गायब करके एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं और वो एक रेजिस्टेंस होगा 2R। ओके, अब आप ऐसी ऊपर वाली ब्रांच को देखो। ऊपर वाली ब्रांच 2 कैपिटल R और 2 कैपिटल R ये भी सीरीज में है, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 4R हो जाएगा। ऐसे आप ये नीचे देखो, नीचे 2R और ये 2R सीरीज में है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप 2R प्लस 2R मतलब ये 4R हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा। ओके, और जैसा आप देख रहे हो कि 4R 2R 4R ये लोग एक दूसरे से पैरेलल है, और जब ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो हम यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R। ओके, जाहिर है बस ये एक बार अगर आपने RP की वैल्यू निकाल ली है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/4R और 1/4R 2 मरतबा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/4R। ओके, प्लस 1/2R, या इसको अगर सॉल्व कर ये 2 से 4 को कट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/2R अपॉन 1/2R। तो ये आ गया 1/RP की वैल्यू। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इतना पहले उतार लो, इतना लिख लो। अब आप देखो 1/RP इज इक्वल टू, ये दो लोगों का LCM अगर लेना है मतलब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे नीचे, तो 2R इंटू 2R, और ऊपर क्रॉस करेंगे तो ये 2R इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2R प्लस ये 2R इधर जाएगा तो 2R। ओके, और अब फाइनली आप देखो कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। यह आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू, हाँ 2R प्लस 2 कैपिटल R, दोनों में से 2 कॉमन निकल जाता, तो 2 कॉमन निकाले, R प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4, और दोनों मल्टीप्लाइड है मतलब कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसका मतलब ये हो गया 1/RP इज इक्वल टू 2 से ये 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन 4, 2 से 4 कट गया तो 2 टाइम्स R इंटू स्मॉल r। ओके,
ये जो कुछ भी आपको मिला ये 1/, मिला 1/RP की वैल्यू मिली, तो इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो ये आ जाएगा RP इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का जो ओवरऑल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो होगा 2R अपॉन R प्लस R। जाहिर है इन सब में से ये ऑप्शन करेक्ट है, लास्ट वाला। ओके, जाहिर है जब इसमें रेजिस्टेंस की ये एक ही वैल्यू पॉसिबल है तो अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, मतलब इसमें एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होते हों। ओके, ये एक ही पॉसिबिलिटी इसमें थी और इसीलिए एक ही आंसर इसका करेक्ट है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप देखिए स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल मिलाकर 6 अलग अलग रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं और 6 के 6 रेजिस्टेंस इक्वल हैं। ओके, हर एक की वैल्यू R दी हुई है। आपका प्रॉब्लम वही वाला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, यानी टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हम शुरुआत इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स के हमको पहले नाम रखने पड़ेंगे ताकि इनको इक्विवेलेंट जब हम सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए वो आसानी हो जाए। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट A है तो एक्चुअली ये पॉइंट भी A ही है। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है तो ये B है, यानी दोनों का कोई अलग मामला, अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो A B C D E F, इसको G दे देते हैं और ये बीच में H दे देते हैं। अब यहाँ पर ये टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है और वैसे ही ये टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। अब हमको A और B के बीच में खेलना है, मतलब इस तरह का मामला है। ओके, चलो अब इसको शुरुआत करते हैं। मान लो मैं इस जगह पर पॉइंट A लेता हूँ और यहाँ पर मैं पॉइंट C ले लेता हूँ, तो A और C के बीच में आप देखो वहाँ रेजिस्टेंस है R, तो ये बना दिया मैंने R। ओके, अब पॉइंट C और D दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि आप गौर करो, यहाँ आप गौर से देखो पॉइंट C और एक्चुअली ये सीधा सीधा एक ऐसा कनेक्शन है, तो मैं C को यहाँ पे D भी लिख सकता हूँ। ओके, एक्चुअली वो एक ही बात है। फिर D के बाद अगला पॉइंट E है, तो मैं यहाँ से इस जगह पर पॉइंट E ले सकता हूँ और यहाँ एक रेजिस्टेंस में बना दूंगा R। मैं एक काम करता हूँ, और ज़्यादा आसानी के लिए मैं इन रेजिस्टेंसेस के पहले नाम रख देते हैं। ओके, देखो इसका नाम रख देते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6। टोटल मिलाकर 6 रेजिस्टेंस है। A और C के बीच में R1 है, तो A और C मतलब D। ओके, तो C और D एक ही बात है, तो ये R1 है। D और E के बीच में R6 है, तो ये R6 हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है आप बराबर कंपेयर करते जाएंगे, हर चीज़ को आप बराबर गौर से देखो। पॉइंट A और G का मतलब सेम है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर है, दोनों के बीच में कोई नहीं है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ A का दूसरा मतलब G भी है, जैसे D का मतलब C भी है। ओके, चलो ठीक है। अब वही वाला मामला यहाँ भी आएगा। ये पॉइंट E जो है, पॉइंट E, F और B, आप देखो इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, मतलब ये सब सेम पोटेंशियल वाले लोग हैं, तो यहाँ पर आप इसका मतलब F भी लोगे और इसका मतलब B भी लेंगे। चलो अब और आगे बढ़ाते हैं इसको। पॉइंट A मतलब पॉइंट G और पॉइंट B मतलब ये पॉइंट, इन दो के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ आप लोग देखो ये एक रेजिस्टेंस है और इसका नाम है R4। अब ये कहानी थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही है। ओके, आप लोग देखो ये आड़ा रेजिस्टेंस आ गया इसमें, ये वाला R4 ऐसा बनाना A और E के बीच में, मतलब A बोले तो ये और B मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये दो के बीच में R4 आ गया। ओके, अब हमको लेना है G और H, तो दो के बीच में हमको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ कहीं तो भी एक पॉइंट H लेना पड़ेगा और ये A और H, A मतलब ये G और H, इनके बीच में
यहाँ एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और इसकी वैल्यू होगी R2। देखो आप बराबर है क्या, आ गया समझ में। तो G और H दोनों के बीच में R2। अब H और D देखो, तो D का मतलब C है, एक्चुअली वो दोनों एक ही बात है। तो H और D, ये D है, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, ये R3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा और ये हो जाएगा R3। यहाँ पर ये क्रॉसिंग याद रखो, ये क्रॉसिंग का मतलब है ये ऐसा अलग से है रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, ये काफ़ी अजीबोगरीब सा होते जा रहा है प्रॉब्लम। चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको। अभी इसमें आप और एक चीज़ देखो कि H और E के बीच में कुछ है क्या। हाँ बिल्कुल है, आप लोग देखो ये E का मतलब F है, तो H और F इनके बीच में R5 है, तो ये H और ये F पॉइंट, ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस कौन है, R5। तो अब आप गौर से देखो, आपके पूरे के पूरे 6 रेजिस्टेंस जो है, एक्चुअली ये जो सर्किट था वो ऐसा बन गया। और इसमें भी एक ख़ास बात हमको ये नज़र आ रही है कि अगर हम ये R4 को थोड़ी देर के लिए कंसीडर ना करें, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले निकाल देता यहाँ से। अब आप गौर से देखो, ये बचा हुआ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, तो ये एक्चुअली वेटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड भी है। क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि R1, R2, R6, R5 ये सब के सब लोगों की वैल्यू R है, सभी रेजिस्टेंस इक्वल है इसके अंदर। इसका मतलब है वेटस्टोन जो ब्रिज है ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। सिर्फ ज़्यादा की कहानी क्या है, ज़्यादा की कहानी ये है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ए और ई के बीच में, और जाहिर है वो कौन है, कौन सा रेजिस्टेंस था वो, R1, R2, R3, वो है R4, क्योंकि R5 ये है और R6 ये है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर ये पूरा का पूरा ओवरऑल वेटस्टोन ब्रिज अगर है, मतलब ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो, तो ये अगर वेटस्टोन ब्रिज है, उसमें ज़्यादा की चीज़ सिर्फ R4 है, ये बीच वाली रेजिस्टेंस। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर ये बैलेंस्ड है, और ये बैलेंस्ड है पूरा, क्योंकि रेशो इक्वल आएगा, R/R इक्वल टू R/R, तो इक्वल आ गया 1/1, 1/1। इसका मतलब बीच में करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर बीच में करंट फ्लो नहीं होगा तो आप ये वाली टर्मिनल को गायब कर दो, यानी ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये ज़ीरो हो गया पूरा। और अगर ये पूरा ज़ीरो हो गया, अगर ये पूरा गायब हो गया, तो अब बचा हुआ सर्किट इतना है। अब आप देखो, ये हमारा जो पॉइंट है ये A है, और ये वाला जो पॉइंट है तो ये B है, और A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब आपके सामने क्लियर दिख रहा है, A और B के बीच में 3 ब्रांचेस दिख रही है, एक ये ऊपर वाली ब्रांच, एक ये बीच वाली ब्रांच, और एक ये नीचे वाली ब्रांच। चलो इसी को अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, एक ऐसी सीधी ब्रांच A और B के बीच में, फिर एक ब्रांच यहाँ बनेगी और एक ब्रांच यहाँ बनेगी। ऊपर वाली ब्रांच के अंदर 2 लोग, नीचे वाली ब्रांच के अंदर 2 लोग। यहाँ पर है R1, यहाँ पर है R6, यहाँ पर है R2, यहाँ पर है R5, और ये बीच में जो आड़ा है ये है R4, लेकिन ये सब के सब इक्वल है, ठीक है। तो ये सर्किट बेसिकली ऐसा है, और अब आप फाइनली इसको आंसर निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्या करेंगे इसके अंदर, R1, R6 ये दोनों की वैल्यू R है, और दोनों सीरीज़ में, मतलब ये बन जाएगा 2R, तो ये हो गया 2R। इसके बाद ये बीच में R4, तो ये हो जाएगा R। फिर ये R2 और R5 ये दोनों भी R है, दोनों भी सीरीज़ में है, मतलब 2R। और ये तीनों लोग पैरेलल में आएंगे, ये एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो आंसर हमको मिलेगा वो मिलेगा 1/RP इज इक्वल टू, यानी फाइनल आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, और वो आंसर होगा 1/2 टाइम्स R प्लस 1/R प्लस 1/2 टाइम्स R। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू, आप लोग देखो 1/2R 1/2R 2 बार है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2/R प्लस 1/R, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो 1/RP इज इक्वल टू, ये 1/R प्लस 1/R मतलब 2/R, उल्टा कर दो तो RP इज इक्वल टू आ जाएगा R/2। ओके, तो फाइनल आंसर यानी A और B के बीच का जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमको मिली इतनी, RP इज इक्वल टू R/2। इस तरीके से तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और जैसा आप देख रहे हो कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, R/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, मैंने
लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम वेडस्टोन नेटवर्क ब्रिज नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर मिनिमम 5 रेजिस्टेंस तो होते हैं, लेकिन कई बार 6 भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में आया वो छठा रेजिस्टेंस ये वाला है जो रेड कलर में यहाँ दिख रहा है, बराबर है। तो ये इस तरीके से 6 रेजिस्टेंस भी लगाए जा सकते, लेकिन मामला बस वही है कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा और अल्टीमेटली आप उसको सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्मूले लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का आखिरी प्रॉब्लम जो हमको देखना है, जो किरचॉफ्स लॉज और वेडस्टोन ब्रिज नेटवर्क ये सारे कॉम्बिनेशंस पर आधारित है। आप देखिए, इसमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज़ गिवन है पहले उसको समझ लो। आपको टोटल मिलाकर 12 अलग अलग कंडक्टिंग वायर्स दिए गए हैं इक्वल लेंथ वाले। ओके, तो 12 में से आप गौर करो, यहाँ पे 4 जो है ये रेड कलर में है, 4 जो है वो ग्रीन कलर में है, और बचे हुए जो 4 हैं वो ब्लैक कलर में हैं। तो 4 4 4 4 करके 12 वायर हैं टोटल, और उनको आपस में जोड़कर एक ऐसा क्यूबिकल एक स्केलेटन बनाया गया है। मतलब ये इस तरह का एक स्केलेटन बना दिए, या स्केलेटन मतलब ये एक ऐसा ढांचा बन गया है, एक ऐसा पूरा क्यूबिकल क्यूब टाइप का। ओके, आपसे क्वेश्चन ये है उसके अंदर कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 डायगोनल पॉइंट्स, एनी 2 डायगोनल पॉइंट्स। इसमें कोई भी 2 डायगोनल पॉइंट्स अगर आप लेते हैं तो उनके बीच का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ये आपका प्रॉब्लम है, यानी ये आपको फाइंड करना है। अब आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले डायगोनल पॉइंट्स डिसाइड करना है तो उसके लिए हमको पहले नाम रखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो टॉप लेवल है पहले यहाँ से शुरू कर लेते। तो ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं ई एफ जी एच। ओके, अब आप देखो, डायगोनल पॉइंट्स अगर आपको लेना है तो अपोजिट एंड का पॉइंट आएगा। डायगोनल पॉइंट जैसे अगर आपने मान लो पॉइंट ए लिया तो इसका जो डायगोनल पॉइंट आएगा अपोजिट वो आएगा जी। देखो आप बराबर ऐसा क्रॉस जाएगा। अगर आप पॉइंट बी लेते हैं तो उसका डायगोनल पॉइंट एच आएगा। अगर आप एफ लेते हैं तो उसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट सी आएगा। और अगर आप पॉइंट ई लेते हैं तो उसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट डी आएगा। तो आप कोई भी 2 अपोजिट डायगोनल पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है एफ और सी लेने का मशवरा मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये दोनों बीच में हैं, तो इनका जब आप कॉम्बिनेशन जोड़ोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप इनमें से कोई भी 2 डायगोनल पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, एनी 2 डायगोनली अपोजिट एंड। तो मैं यहाँ पर एक तो ये पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ई, और इसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट ये वाला है, पॉइंट डी। तो मैं ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन 2 के बीच में यहाँ पर मैं एक बैटरी जोड़ दूंगा। ओके, मैंने यहाँ से ये ऐसा एक एक्सटर्नल वायर जोड़कर इस जगह पर एक बैटरी जोड़ दिया, प्लस माइनस, और सपोज करो कि इसका जो ईएमएफ है वो E0 है। मैंने यहाँ पर E0 इसलिए नाम लिया क्योंकि मैंने ये पॉइंट ई ले लिया था। ओके, इसलिए चलो ओके, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आप एक चीज़ पे गौर करो, हमारा टारगेट है टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में का फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट है। तो वो टारगेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से करंट गुजारना पड़ेगा और करंट्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। तो आप लोग इमेजिन करो, अगर मान लो मैं यहाँ से करंट आई निकालता हूँ। ओके, मान लो यहाँ से ये पॉजिटिव एंड है ना, तो यहाँ से करंट निकला आई। तो पॉइंट ई पर आने के बाद उसको 3 ब्रांचेस मिलेंगे, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। देखो आप लोग, ये एक करंट, ये दूसरा करंट, ये तीसरा, 3 पार्ट। अब आपको एक चीज़ बोला गया है कि ये क्यूब है और ये 12 के 12 जो कंडक्टिंग वायर है ये इक्वल लेंथ वाले हैं। तो इक्वल लेंथ वाले हैं और कंडक्टिंग वायर्स हैं, सपोज करो कि वो सब एक ही मेटल के भी हैं, तो इसका मतलब उन सब का रेजिस्टेंस इक्वल होगा। अगर उन सब का इक्वल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल पार्ट होंगे, यानी अलग अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो जाएगा आई का तीसरा पार्ट यानी I/3, ये हो जाएगा I/3, ये हो जाएगा I/3, यानी 3 पार्ट। ओके, तो I/3 3 बार। अब आप इमेजिन करो
ये वाला जो I/3 है यहाँ आने के बाद इसको दो ब्रांचेस मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। ये वाला I/3 यहाँ आने के बाद इसको एक ब्रांच इधर मिलेगी, एक ब्रांच इधर मिलेगी, मतलब I/3 दो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। ये वाला I/3 यहाँ आएगा तो फिर इसको एक ब्रांच ये मिलेगी, एक ब्रांच ये मिलेगी, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो I/3 को अगर दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो हो जाएगा I/6, मतलब ये I/6, ये भी I/6। तो ये जो रेशो वाला जो कंसेप्ट आ रहा है बार बार, ये बड़ा तकलीफ दे हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सिंपल आइडिया आपको बताता हूँ। आप ये इमेजिन करो कि इस बैटरी में से I करंट नहीं निकला बल्कि 6I करंट निकला। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पर I की बजाय 6I करंट निकालेंगे ताकि डिवीजन जो है वो इजी हो जाए। तो 6I करंट यहाँ से निकला। अब देखो ये 6I करंट यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद उसके सामने 3 इक्वल रास्ते हैं, तो जाहिर है इक्वल रास्ते होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2I करंट जाएगा, यहाँ पे 2I करंट जाएगा, ये 2I करंट जाएगा, तो ये इक्वली डिवाइड हो गए। अब आप देखो ये 2I करंट यहाँ आया तो यहाँ से एक का आधा पार्ट इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो आधा मतलब I इधर जाएगा, I इधर जाएगा। ये वाले 2I को देखो आप लोग, ये पॉइंट F पर आएगा तो आधा करंट इधर जाना है, आधा करंट इधर जाना है। ओके, ये वाले 2I को देखो, ये पॉइंट A पर आकर आधा करंट इधर जाएगा, आधा करंट इधर जाएगा। तो देखो बराबर 6I लेने पर पूरे करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, चलो अब आगे बढ़ाते हर जंक्शन को। पॉइंट B पर देखो आप, पॉइंट B पर क्या हुआ, ये I करंट आया, इधर से ये वाला I करंट आया, ये दोनों मिले और ये दोनों मिलकर इधर जाने लगे, तो ये कितना हो जाएगा I+I 2I। ओके, चलो अब आप पॉइंट C को देखो। पॉइंट C के ऊपर क्या हुआ, ये I करंट आया, इधर से ये वाला I करंट आया और ये दोनों मिलकर यहाँ से इधर चले गए, तो इधर से I और ये वाला I, तो ये बन जाएगा 2I। ओके, अब आप पॉइंट G को देखो, ये वाला I करंट आया, इधर से ये I करंट आया, ये दोनों मिलेंगे, यहाँ आने के बाद इनके पास ये एक ही फाइनल रास्ता है, तो I+I ये हो जाएगा 2I। तो अब आप गौर से देखो, फाइनल पॉइंट हमारा आखिरी जो डायगोनली अपोजिट एंड था E का, वो पॉइंट पर इधर से 2I, इधर से 2I और ये वाला 2I, तो 2I 2I 2I, मतलब टोटल मिलाकर 6I करंट वापस निकला। ओके, तो जो करंट आपने यहाँ से निकाले थे, जो करंट आपने यहाँ मतलब बैटरी से निकलकर जो ये सर्किट में अंदर आया था पॉइंट E से, घूम फिर कर डिवाइड वगैरह होकर उतना ही करंट वापस आ गया। और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, शुरुआत में भी बताया था कि आप बैटरी में से जितना करंट निकाल रहे हो उतना ही करंट वापस आने को ना। अगर वो करंट उतना वापस नहीं आया तो इसका मतलब कुछ तो भी मिस हो गया है, समथिंग इज रॉन्ग देयर। समझ में आया? तो अब ये सर्किट पूरा का पूरा आपके सामने है, पूरे के पूरे करंट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आपको अब ध्यान में आ गया होगा। ओके, अब फाइनल आखिरी स्टेप, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब हम यहाँ पर लूप बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमको यहाँ पर KVL अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो देखो किस तरह से करेंगे। KVL के हिसाब से ये हो जाएगा समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। बराबर है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो यही वाला था, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है लूप। तो देखो मैं लूप डिसाइड करके आपको बताता हूँ। पॉइंट E से हम लूप डिसाइड कर सकते हैं। तो पॉइंट E यानी ये वाला पॉइंट E से आप गए हो H की तरफ, H से आप गए हो G के तरफ, G से आप गए हो D के तरफ, D से आप आए हो E0 पर, फिर E0 से आप वापस आए हो E पर। देखो आपका लूप पूरा हुआ। कौन सा लूप लिया हम लोगों ने? E H G D घूम फिर कर E0 और फिर वापस E, यानी ये वाला बाहर वाला ये वाला लूप हमने लिया है और ये पूरा का पूरा क्लोज लूप है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा का पूरा लूप है। अब ये लूप में आपको अप्लाई करना है किरचॉफ लॉ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, हमारी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही लेना है हमको। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो अब आप लोग ये लूप का नाम आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलो ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब KVL अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो समेशन ऑफ E, मतलब इतने लूप के अंदर एक ही EMF है और ये है, और इस EMF के टाइम पर जो हमारा जो सेंस है वो कुछ तो भी ये ऐसा है। आप देखो हम ये ऐसे सेंस में जा रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज सेंस है हमारा पूरा।
तो हमारा सेंस यानी ट्रेसिंग ऐसे जा रही है। देखो बैटरी के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव, और हमने साइन कन्वेंशन में देखा था कि अगर बैटरी के अंदर इनसाइड द बैटरी निगेटिव टू पॉजिटिव हो तो ईएमएफ इज पॉजिटिव, मतलब ये जो ईएमएफ है ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ ई का मतलब हो जाएगा प्लस E0 प्लस। ओके, अब समेशन ऑफ IR, तो अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पॉइंट ई से स्टार्ट करेंगे, वहीं से हमने लूप स्टार्ट किए थे। तो आप देखो हमारा डायरेक्शन ऐसा है, मतलब यहाँ पर हमारी डायरेक्शन ऐसी है और ये 2I करंट भी हमारे साथ में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो करंट हमारे साथ में जाएगा उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये 2I करंट विल बी निगेटिव, मतलब ये आ जाएगा 2I इंटू रेजिस्टेंस R, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लो कि R है, ठीक है, प्लस इसके बाद अब आप H से G की तरफ जा रहे हो। तो आप देखो आप ये फिर से आपके जो लूप है यानी जो हमारी जो सेंस है उसी में है, क्लॉकवाइज सेंस में ही जा रहा है बराबर, ये ऐसा गया। तो ये H से G की तरफ जब जाएगा तो करंट होगा I, जाहिर है माइनस I, क्योंकि वो साथ में है हमारे मतलब क्लॉकवाइज सेंस के ट्रेसिंग के साथ में है, तो इंटू R प्लस। अब आप यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से जब आप इधर जाओगे तो फिर से आप एक बार फिर से आप अपने ही ट्रेसिंग के अंदर हो, ट्रेसिंग की डायरेक्शन में है, ट्रेसिंग की डायरेक्शन में, इसका मतलब माइनस 2I ये वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस इंटू R। अब हो गया, बाकी ख़त्म, इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस E0 मतलब E0 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स I इंटू R, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस I इंटू R प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स I इंटू R इक्वल टू 0। देखो ध्यान में आया सब लोगों के, ये हो जाएगा E0 माइनस 2IR माइनस IR माइनस 2IR, तो माइनस 2IR और माइनस IR माइनस 3IR, माइनस 3IR और माइनस 2IR माइनस 5IR, तो माइनस 5IR इक्वल टू 0। इस नंबर को उधर शिफ्ट कर लो तो ये आ जाएगा E0 इज इक्वल टू 5IR, यानी हम लोगों ने यहाँ पर KVL अप्लाई करे और KVL अप्लाई करके हमको इस बैटरी का EMF मिला 5 टाइम्स I इंटू R। ओके, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप पहले। अब आगे बढ़ाते इसको। अब आप देखो, सपोज करो कि पॉइंट E, मतलब ये वाला पॉइंट, और इसका जो डायगनली अपोजिट जो पॉइंट है E का डायगनली अपोजिट D, इन दो लोगों के बीच का जो फाइनल रेजिस्टेंस है मान लो कि वो R डैश है। ओके, यानी फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सपोज करो वो R डैश है। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अगर मान लो ये R डैश है तो यहाँ से निकलने वाला करंट और ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज, तो हम यहाँ ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। आपको पता है कि ओम्स लॉ का मतलब है V इक्वल टू I इंटू R, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये सिचुएशन के लिए। इस सिचुएशन के अंदर V का मतलब आपको लेना पड़ेगा E0 इज इक्वल टू I का मतलब लेना पड़ेगा करंट जो बैटरी से निकला और वो करंट 6I है, इसलिए करंट आ जाएगा 6I इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो है R डैश, तो E0 की वैल्यू क्या होगी 6I इंटू R डैश। ओके, यानी ये वैल्यू हमको कहाँ से मिली, एक्चुअली ये जो करंट ये जो वैल्यू है तो ये ओम्स लॉ के हिसाब से है। हमने ये सपोज करे कि ये ओवरऑल पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है E और D के बीच में वो R डैश है, और इसलिए फिर फॉर्मूला ओम्स लॉ का यूज़ करके हमने उसको इस तरह से बना दिए। अब आप देखो ये E0 की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये E0 की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, बराबर है KVL, तो दोनों सेम ही होना चाहिए, तो इसलिए दोनों को कंपेयर कर लो। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ये आ जाएगा 6IR डैश, ये वाली क्वांटिटी इज इक्वल टू 5IR। ओके, और अब आप एक काम करो, इसमें से 6I को उधर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 5IR अपॉन 6I, I से I कैंसल, इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6R। तो आप लोग देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिल गया कि अगर आपके पास कोई अलग अलग यानी एक ही मेटल के एक जैसे क्रॉस सेक्शन के और एक जैसी लेंथ वाले 12 अलग अलग तार अगर आपको दिए, कंडक्टिंग वायर्स अगर आपको दिए और उनको आपस में जोड़कर एक ऐसा स्केलेटन क्यूब बनाए,
तो उस स्केलेटन क्यूब में डायगोनली अपोजिट जो एंड होंगे, डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट होंगे, उसके दो अलग अलग अपोजिट डायगोनल कॉर्नर्स जो होंगे, ओके, पूरे क्यूब के, हाँ, तो पूरे क्यूब के जो डायगोनली अपोजिट एंड होते हैं उनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5/6 टाइम्स आर। यहाँ पर आर का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी जो कहानी है, पूरा जो डेरिवेशन था, पूरा जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसको आप एक बार आर की कोई वैल्यू सपोज करके जो है वो आप इसको कर सकते हो। चलिए ठीक है, आज के दिन इतने ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है बल्कि कि आपको किरचॉफ्स लॉज और साथ ही साथ जो हम लोगों ने व्हेटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो भी आज यानी जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे और वो अब आप उसको कर पाओगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।